इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी भी कवर हो जाएगी फिर, ठीक है। फिर डीपीपी आप इतने करते रहें, डीपीपी 4 चल रही थी ना हमारी, तो आप करते रहे डीपीपी। कहाँ तक मिल गई? 20 तक मिल गई। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तो सारी कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी कवर होती है, फिर उठा लेंगे हम, ठीक है। कल मुझे लगा ऑक्सीडेशन नंबर तक शायद करा दिया था, चलो उससे आगे जो हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो जी जरा, चलो इसमें आगे बढ़ती हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। रेडॉक्स नोट्स आज सेंड कर दूंगा मैं ना, अभी मैंने सेंड नहीं किए। ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन तक आ गए थे ना हम, यहां तक आ गए थे ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट पॉइंट तक। चलो इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो तो कल कुछ क्वेश्चंस हमने किए भी थे, है ना। चलो फिर आगे अभी करते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलो जरा करके दिखाओ कुछ क्वेश्चन। पहला है H2S2O8 में सल्फर की बतानी है। ठीक है। सेकंड है CrO5 में क्रोमियम की बतानी है। ठीक है। और थर्ड है H2 में सल्फर की बतानी है। ये 3 क्वेश्चन करो जरा। फर्स्ट का 6। अच्छा फर्स्ट है H2S2O8, ठीक है। सेकंड है CrO5, थर्ड है H2SO5। बताओ जरा, अंडरलाइन किया हुआ है, जिस जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर वो पूछ रहा है। फर्स्ट का 6, 7, सेकंड में, थर्ड में, थर्ड में फोर्थ। अच्छा निकाल लो सब, फिर हम देखेंगे इसको। प्लस सब में 6 आएगी, ठीक है। और बताओ। हाँ जी बताओ। नेक्स्ट। अच्छा अच्छा हाँ जी बताओ, तुम आगे जो बैठे हैं। हाँ रूल से बताई तुमने ये स्ट्रक्चर बना के। चलो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में सल्फर की बतानी है, तो सबसे पहले हम रूल लगाएंगे 2 इंटू हाइड्रोजन की कितनी आएगी 1 प्लस सल्फर 2 इंटू एक्स मान लिया, प्लस 8 इंटू ऑक्सीजन की कितनी आएगी -2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू 14, तो x इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी +7। लेकिन आप ये बताओ कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है। कल ही तो बताया था कि किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हो सकती है जितना उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर 16 ग्रुप फैमिली का है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर की मैक्सिमम कितनी हो सकती है
+6, लेकिन यहाँ पर कितनी आ रही है? तो जब भी ऐसा कुछ आएगा, हमारा गलत आंसर आएगा, तो हमेशा स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना के क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बनाना वैसे तो यहाँ पर नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर वाले, तो उनकी स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। बाकी केमिकल बॉन्डिंग में आपको बनाना सिखाऊंगा। इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले आप बनाएंगे H2SO4 की स्ट्रक्चर। बोलो H2SO4 की स्ट्रक्चर बना सकते हो? सेंट्रल एटम है सल्फर, तो जो सेंट्रल एटम होता है सबसे पहले उसको लिखा जाता है। ठीक है, बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 1 2 3 4 5 6। जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ही OH बॉन्ड लगते हैं। तो कितने हाइड्रोजन है? तो 2 OH बॉन्ड लगा दो, एक OH बॉन्ड यहां और एक OH बॉन्ड यहां, बाकी ऑक्सीजन बचा है सिर्फ। और न्यूट्रल ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये भी तो 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, 2 बॉन्ड बनाए हैं। न्यूट्रल ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है ना, वो एक एक करके भी बना सकता है और किसी एटम के साथ भी 2 बना सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं सल्फर के, यहां जोड़ दूं और एक यहां जोड़ दूं, तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? H2SO4 की। H2SO4 की स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है? इसके 2 मॉलिक्यूल लो, बताओ क्या आता है? H4, अरे 2 2 4, H2O8, और ये क्या है? H2S2O8। यानी कि इस ये वाली स्ट्रक्चर और जो हमें क्वेश्चन दिया है H2S2O8, इनमें क्या है? इनमें क्या फर्क है बोलो? अगर 2 सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर उसमें से क्या निकाल दूं? 2 हाइड्रोजन निकाल दूं, तो क्या मेरे पास ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी? तो सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर हमें पता है, तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना है आपको, है ना। तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे मिलाओगे जरा वो देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे इधर साइड में कर देता हूँ, ये लिख दिया हमने एक सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा, ये स्ट्रक्चर निकालने का तरीका है इसकी। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा। अब इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है कि इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये 2 कॉर्नर वाले हाइड्रोजन निकाल दूं और इसको इससे जोड़ दूं, तो बोलो क्या इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी? S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, और बीच में OO, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, ये आ गई इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे? सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी है, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मेथड जो है फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने आपको HCl का एग्जांपल दिया था और बोला था कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो हम क्या करते हैं? बॉन्ड ब्रेक करते हैं। क्लोरीन पे कितना चार्ज? -1, हाइड्रोजन पर इसी तरीके से यहाँ भी सारे बॉन्ड ब्रेक करने और हमें चार्ज निकालना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और सल्फर, बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे? 2, तो 2 बॉन्ड ब्रेक कर, इधर कितना है? -2, सल्फर पे कितना आया? +2। फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया आपने, -1, इधर कितना आया? +1। फिर ये वाला ब्रेक किया, -1 और +1। नीचे वाला ब्रेक किया, -2 और +2। चेक करो सल्फर की कितनी आ गई टोटल? +6 आ रही है ना। 2 ऊपर से, 2 नीचे से, एक इधर से, एक इधर से, 6। इसी तरीके से आप इस सल्फर की निकाल सकते हो, -2 +2। ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, -2 +2। ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, -1 +1। ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, -1 +1। टोटल कितना आ जाएगी? +6। तो सल्फर की कितनी आ रही है? +6। रूल के हिसाब से कितनी आ रही थी? +7। ठीक है, तो रूल जो होता है वो हमेशा आपको सही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी आती है उससे कभी गलत नहीं निकल सकती, इस रूल से जो मैंने यहाँ पर करके दिखाया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लो जरा, इसको नोट कर लो, कहने का मतलब ये। फिर CrO5 देखेंगे। तो जब भी आपकी गलत आएगी ऑक्सीडेशन नंबर, तुरंत किस पर फोकस करेंगे? स्ट्रक्चर पर, और बॉन्ड ब्रेकिंग वाले मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे।
अब हम करेंगे H2SO5 भी तो था एक क्वेश्चन, अब वो करेंगे H2SO5। हाँ ठीक है, सबकी 6 आ जाएगी, सही बात है। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग का मेथड जो है सबको आना चाहिए कि बॉन्ड ब्रेक करके किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर ये रूल वाला मेथड लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी, वहां आपको स्ट्रक्चर ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। नोट कर ले, स्ट्रक्चर को केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में देखेंगे, है ना। अभी तो सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है, मैंने बता दिया कि कैसे बनाएंगे। तो जितने भी हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन वाले स्ट्रक्चर है उनको बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का हेल्प ली जाती है। देखो उसको भी सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से बनाया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है H2SO5, उसको भी सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से बनाऊंगा। सल्फ्यूरिक एसिड इन सबका बेस होता है, उसे देखो और बस फाइनल को देखो, देखो क्या हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। हटा दो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन था जो, है ना, सेकंड बाद में करेंगे। H2SO5, तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड की बना लेते हैं हम। सल्फ्यूरिक एसिड की जितने हाइड्रोजन उतने OH बॉन्ड। बताओ ये होता है H2SO4 और ये है H2SO5, किस चीज का फर्क है? सिर्फ एक ऑक्सीजन अगर मैं ऐड करा दूं H2SO4 में, एक मॉलिक्यूल में, तो मुझे मेरे पास H2SO5 की स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो आपको ये सोचना है वो ऑक्सीजन कहां पर ऐड होगा, बस आपका ये काम रह गया। तो बताओ कहां कहां ऐड हो सकता है? बोलो यहां ऐड हो सकता है क्या? भाई अगर मैं यहां ऐड कर दूं तो बीच वाले ऑक्सीजन की 4 वैलेंसी हो जाएगी जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक ही रास्ता, अच्छा ऊपर नहीं तो नीचे भी नहीं, तो एक ही रास्ता बचा है, या तो यहां ऐड करो या यहां, वो बात सेम ही है। अच्छा यहां ऐड करो यहां ऐड करो, दोनों बात सेम है क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है ना, इधर भी एक जैसा है इधर भी एक जैसा। तो आपकी मर्जी, आप इधर भी ऑक्सीजन ऐड कर सकते हो इधर भी, यानी कि मुझे सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड करना है, मेरे पास क्या मिल जाएगी स्ट्रक्चर, H2SO5 की स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएगी, ये आ गई। ठीक है, बस निकालो आप सल्फर की बॉन्ड ब्रेकिंग वाले मेथड से। बॉन्ड ब्रेक करा -2 +2, बॉन्ड ब्रेक करा -1 +1, बॉन्ड ब्रेक करा -2 +2, बॉन्ड ब्रेक किया -1 +1। देखो टोटल +6 आ गई कि नहीं आ गई आंसर। ये भी नोट कर लो जरा। हो गया, हटा दो उसको। अब थर्ड सेकंड देखते हैं, CRO5, सबसे फेमस स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है इसकी, है ना। चलो इसको हटा रहा हूं मैं। तो अब हम देखते हैं सेकंड जो हमने दिया था CRO5, क्रोमियम की निकालना। देखो क्रोमियम 6th A ग्रुप का है, 6th A कहाँ, तो 6th A है आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम 6 तो हो सकती है। जबकि आप रूल के हिसाब से निकालो तो कितनी आ रही है, 10 आ रही है ना, तो इसका मतलब गलत है। तो जैसे ही उस गलत आया तो हम सीधा किस पर जाएंगे, स्ट्रक्चर पर, है ना। और स्ट्रक्चर देखो क्या होती है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर तो आपको याद ही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बटरफ्लाई की जैसी स्ट्रक्चर आती है इसकी, है ना, तितली के जैसी। अब बॉन्ड ब्रेकिंग वाला मेथड लगाओ, -1 +1, एक बॉन्ड ब्रेक किया -1 +1, -1 +1, -1 +1, ये बॉन्ड ब्रेक किया -2 +2। बताओ टोटल कितनी आ रही है, +6 आंसर। ठीक है, तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आप याद रखना, ब्लू कलर का होता है ये CRO5। कलर भी आपको याद रखना है, क्या होता है इसका कलर, ब्लू कलर। CRO5 ब्लू कलर का होता है, ध्यान रखना आपको ये, है ना। कभी कभी कलर से भी पूछ लेगा वो, ब्लू कलर होता है बस, ये इसका रीजन नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका कलर आपको याद करना है, जैसे सोडियम का आगे देखेंगे हम येलो होता है, कॉपर सल्फेट का भी ब्लू होता है ना। तो ये कलर आपको याद होने चाहिए, इनके पीछे लॉजिक नहीं ढूंढना है, सिर्फ कलर याद करना है। ठीक है, CRO5 ब्लू कलर का होता है।
हो गया? हटा दो इसको। चलो, और ऑक्सीडेशन स्टेट में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो इनसे भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है। पहला क्वेश्चन, KI3 में, पहले बताओ आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर KI3 में बताओ। KI3 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? तो फॉर्मूले से ही पूछ रहा हूं मैं। -1/3 आ जाएगी ना। पोटेशियम की 1 + 3 इंटू आयोडीन की x = 0, तो 3x = -1, तो x = इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट है इसमें? लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया कि इसके अंदर तीनों आयोडीन है, तीनों की अलग अलग बताओ, अब सॉल्व नहीं कर सकते इसको रूल से। अब तो आपको स्ट्रक्चर बनानी ही पड़ेगी, अब ये कंपल्शन है, मजबूरी है। कह रहा है कि तीनों आयोडीन की अलग अलग बताओ कितनी है, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो हमें स्ट्रक्चर ही बनानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे भैया? KI3 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? K+ और I3 -1। तो भैया इसकी तो कुछ स्ट्रक्चर होगी नहीं, या होगी? एक एटम के आयन की कोई स्ट्रक्चर है? फिर स्ट्रक्चर किसकी है? I3। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ये सारी स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में मैं बनाना सिखाऊंगा। फिर भी यहाँ एक आइडिया के तौर पे कितने आयोडीन नजर आ रहे हैं? 3। तो पहले आप सेंटर वाला लिखो एक आयोडीन। आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7। एक नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कितने हो गए टोटल? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिए। एक आयोडीन आपने सेंटर में लिख दिया, एक आयोडीन इधर और एक आयोडीन इधर। बोलो सिंपल वाले आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 7। इधर भी बना लिया हमने 7। तो इनको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इधर भी बनाया, इधर भी बनाया, ठीक। इधर एक लोन पेयर ये बचता है, एक लोन पेयर ये बस। लोन पेयर समझते हो? 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है। और ये -1 चार्ज सेंटर वाले पे तो है, ठीक है। ये बना दिया मैंने -1, ठीक है जी। अब आप इसमें ये बताओ, सेंट्रल वाला जो ऑक्सीजन है वो आयोडीन है, उसके ऊपर कितना चार्ज दिखाई दे रहा है? -1, ठीक है। अच्छा, सारे आयोडीन है, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा। भाई अगर मैं ये भी आयोडीन बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो ये भी 0 और ये भी 0। -1 तो पहले से ही था, बॉन्ड ब्रेक किया, ये भी 0 ये भी 0। बताओ टोटल चार्ज कितना हुआ? -1। इस वाले आयोडीन पे 0 और इस वाले आयोडीन पर तीनों की अलग अलग आ गई। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, पूछेगा KI3 में तीनों आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। अभी रुको जरा, इन तीनों का एवरेज निकालो जरा। एवरेज 0 + -1 + 0 डिवाइड बाय कितने आयोडीन है? 1 2 3। कितना आया? यहां से कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया है कि अब तक जो हम रूल से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर, एक्चुअल में वो ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज निकल कर आती है। तो इस रूल का ड्रॉबैक ये है कि ये आपको अलग अलग नहीं बता सकता। ये क्या करता है? सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर उसका एवरेज बताता है आपको। यानी कि जो अब तक हम रूल से निकालते आ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, वो एक्चुअल में हम क्या निकालते आ रहे हैं? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया है यहां पर, मैंने अभी प्रूफ किया है, तो उसको नोट कर लो KI3 वाले। तो इस लाइन को लिख भी लेना आप कहीं पर, है ना। ये स्ट्रक्चर डिटेल में बनानी सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं।
हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। H2S4O6 में पहले तो सल्फर की बता दो ऑक्सीडेशन नंबर, फिर चारों सल्फर की अलग अलग निकालेंगे। पहले तो सिंपल बताओ रूल के हिसाब से कितना आएगी। H2S4O6 2.5 प्लस या माइनस? अच्छा प्लस 2.5, सभी बताओ। प्लस 2.5 सबकी आ रही है, तो ये कुछ नहीं है, तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर, कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आई है? चारों सल्फर एटम की एवरेज निकल कर आई है ना? प्लस का बना रही है, गलत है। तो 2 इंटू हाइड्रोजन 1 प्लस 4 इंटू सल्फर x प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x इज इक्वल्स टू 10। तो x इज इक्वल्स टू 10/4। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो बोलो प्लस 2.5 आया कि नहीं आया? कहाँ आ रही है 1 बताओ। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर से कैसे बनाएंगे? H2S4O6 दिख रहा है ना? तो बनाओ जरा स्ट्रक्चर इसकी। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बोलो इस सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट बनाया। दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड का बनाओ। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, है ना? देखो 2 सल्फ्यूरिक एसिड लिए हमने, H2SO4, दोनों को ऐड कर दिया सेम, तो क्या बनेगा? H4S2O8। ठीक है, तो बताओ इस स्ट्रक्चर से हमें क्या बनाना है? H2S4O6, यानी कि 2 तो हाइड्रोजन निकालने हैं, 2 ऑक्सीजन निकालने हैं, और क्या ऐड कर देना है? 2 सल्फर ऐड कर देने हैं। तो पहले मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिख लिए, इधर भी लिखा इधर भी लिखा, कोई दिक्कत? तो 2 हाइड्रोजन हटाने और 2 तो ये वाले हटा दो। क्या ये पूरा सिस्टम हटा दो? दोनों हाइड्रोजन हट गए और दोनों ऑक्सीजन हट गए। इनकी जगह क्या ऐड करना है? 2, तो यही ऐड करो मिडिल में सल्फर, तो आ जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। यानी कि अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मैं यहीं पे लिख दूं, इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं ना, ये रहा। यानी कि ये दोनों हट गए, ये हट गए, और जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारी क्या आएगी? 2 सल्फर आ जाएंगे। दिस, बोलो आ गई स्ट्रक्चर? आ गई इसकी स्ट्रक्चर। H2S4O6 चेक कर लो ये। अब ब्रेकिंग कराओ जरा। बॉन्ड ब्रेक किया -2 + 2, बॉन्ड ब्रेक किया -1 + 1, बॉन्ड ब्रेक किया -2 + 2। सल्फर सल्फर है दोनों, तो 0 0 0 0, इधर -2 + 2, इधर -2 + 2, इधर -1 + 1। बोलो इस सल्फर की आई +5। अच्छा इस मिडिल में ब्रेक करोगे 0 0, इस सल्फर की 0, इस सल्फर की 0, इस सल्फर की +5। चेक करो चारों सल्फर की अलग अलग आ गई। एवरेज निकालो जरा, एवरेज 5 + 0 + 0 + 5, कितने सल्फर हैं? 4, तो 10/4 वही आ गया 2.5। इसका मतलब अगेन फिर प्रूफ हो गया कि रूल से जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो एवरेज होती है, ना कि इंडिविजुअल की। करो नोट इसको। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकते हैं नीट। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? चलो
हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है और इंडिविजुअल भी बतानी है तीनों आयरन की। ठीक है, तो पहले तो एवरेज बताओ, जो कि सिंपल है बहुत निकालना। एवरेज तो बताओ कम से कम। इंडिविजुअल चलो हम बताएंगे। +8 साइन के साथ बोला करो, +8/3। तो आपने कैसे निकाला होगा, 3 × x + 4 × -2 = 0। तो 3x - 8 = 0। तो x = कितना आ गया, 8/3। अब Fe3O4 जो होता है ऑक्साइड, ये एक्चुअल में दो ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। एक होता है FeO और दूसरा होता है Fe2O3। तो यहां से इंडिविजुअल भी आ जाएगी। भाई बताओ, ऑक्सीजन की -2 तो बताओ, आयरन की प्लस आ गई नहीं, आ गई +2, ये तो रूल से आ गई। यहां पे बताओ इसकी +3 आ रही नहीं आ रही, देखो मैंने ऐसे निकाल दिया, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, है ना, रूल से निकल जाएंगी, रूल से। तो एक की +2 है, दो की +3 है, एवरेज निकालो जरा। एवरेज = एक आयरन की है +2 प्लस दो आयरन की कितनी है, 3 और 3, टोटल आयरन कितने हैं, 3। तो बोलो चेक करो, +8/3 आ गया कि नहीं आ गया, फिर से मैच हो गया। यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर रूल से निकलती है वो एक्चुअल में एवरेज होती है। इसको भी नोट करो। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एकदम सेलेक्टेड एग्जांपल है और इंपॉर्टेंट है, सारे एनसीईआरटी के। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Br3O8, तीनों ब्रोमीन की बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5, C3O4। पहले तो एवरेज बताओ, फिर सबकी अलग अलग, सारे स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन है। और लास्ट है Na2S4O6। जो लास्ट क्वेश्चन है ये सब सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो, क्योंकि ये मैं करा चुका हूं अगर आप देखें तो Br3O8 स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। कितने ब्रोमीन है, 3। तो 1 2 3। कितने ऑक्सीजन है, 8। तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर लो इसको। 3 तो यहां 3 3 है ना, और लास्ट में बाकी 2 बचे यहां। ये Br3O8 की स्ट्रक्चर है। निकालो जरा, अब निकालो तीनों ब्रोमीन की। 6 4 6। और बताओ, और बताओ, बताओ भाई। ये ब्रेक किया कितना आएगा, -2 + 2। ये ब्रेक किया -2 + 2। ये ब्रेक किया -2 + 2। ये ब्रेक किया 0 0। बोलो कितना आ गया, +6। ठीक, 0 0 -2 + 2। ये ब्रेक किया -2 + 2। बताओ मिडिल वाले ब्रोमीन की कितनी आई, +4। इसकी भी +6 आ जाएगी। रूल के हिसाब से निकाल के देखो कितनी आ रही है, 3 × x + 8 × -2 = कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, और एवरेज भी तो इतना ही आ रहा है। देखो यहां से निकालो तीनों का एवरेज। एवरेज कितना आएगा, एवरेज आएगा 6 + 4 + 6। कितने ब्रोमीन है, 3। चेक करो, यही आ गया। तो आप अपने क्वेश्चन को मैच करा सकते हो एवरेज से निकाल कर। भाई पहले आप रूल से निकाल लो, और अगर आपको ये चेक करना हो कि मैंने तीनों की अलग अलग सही निकाली है नहीं निकाली है, तो तीनों का एवरेज इसके बराबर आना चाहिए। तो अगर आ रहा है बराबर तो आपने सही कैलकुलेट किया, नहीं आ रहा तो नहीं कैलकुलेट किया। नेक्स्ट C3O4,
देखो तीनों कार्बन कंजिगेटिव लगेंगे क्योंकि वो तो आ ही नहीं सकता है ना। C3O2 है शायद, ये C3O2 है, C3O2, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। बताओ जरा, बॉन्ड ब्रेक किया, -2 +2, इधर कुछ आएगा 0 0, यहां 0 0, यहां -2, बोलो इस कार्बन की कितनी आई +2, इसकी कितनी आई, इसकी कितनी आई, एवरेज बताओ तीनों का 4/3, और रूल के हिसाब से देखो 3x + 2 × -2 = 0, बोलो सेम सेम आ रहा है। इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है क्वेश्चन 4/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वाला बोलो। चारों सल्फर की अलग अलग बताओ पहले। 5005 कैसे 8/3 आ गया भाई, कैसे 8/3 आ गया, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4 नहीं, ठीक है 2 हैं, 2 4 नहीं है, वो चेंज किया था। बताओ आप, ये लास्ट वाला बताओ भाई, इधर लास्ट वाले का क्या है आंसर, आप मुझे बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व क्या है, H2S4O6, दोनों सेम ही तो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा दिया, तो जो जहां स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन लग रहा है किनारे पे, उन दोनों को हटा के सोडियम लगा दो, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, S डबल बॉन्ड S S, ये थी ना स्ट्रक्चर, तो लास्ट में यहां OH की जगह क्या लगा देना है, सोडियम लगा देना है, Na+O-, Na+O-। भाई सोडियम तो आयनिक बॉन्ड से जुड़ेगा ना, कॉर्नर पे से दोनों हाइड्रोजन को हटाया, तो हाइड्रोजन को हटाया O-, 2 सोडियम को लगा दिया, Na+, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आएगा इसका +5 0 0, सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। ठीक है, हटा दो इसको, कर लो नोट फटाफट। चलो 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और हैं, फिर हमारा ऑक्सीडेशन वाला सारा खत्म हो जाएगा। हटा रहा हूं मैं इसको। कितने क्वेश्चन होगी, 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 7, एथेनॉल CH3CH2OH में दोनों कार्बन की, एसिटिक एसिड CH3COOH में दोनों कार्बन की, एंड 9th CH3CHO एसिटिल्डिहाइड, सुना होगा नाम, दोनों कार्बन की। ये लास्ट 3 क्वेश्चन है, इनको और सॉल्व कर लेंगे, हमारा काम हो गया बस ऑक्सीडेशन नंबर वाला। सबकी अलग अलग बतानी और एवरेज तो सब निकाल ही लेंगे, है ना, मेन है सबकी अलग अलग कैसे बताएंगे। बताओ जरा तीनों की। +3 और +2 दोनों कार्बन की। पहले तो इसकी एवरेज बताओ, एवरेज बताओ कार्बन की कितनी आ रही है, रूल के हिसाब से जो आ रहा आंसर, -2, लो -4। कार्बन की मानो x +
3 इंटू हाइड्रोजन की 1 प्लस कार्बन की x प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन की 1 प्लस ऑक्सीजन की -2 प्लस हाइड्रोजन की 1 इज इक्वल्स टू 0। x और x कितना हो गया 2x प्लस 3 प्लस 2 -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू -4, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल्स टू -2। पहली बात तो एवरेज ही आ रही है, ये सबका आ गया -2। इंडिविजुअल क्या आ रही है -3 माइनस, ये हम स्ट्रक्चर बना के चेक करेंगे। कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3, 1 2 3। फिर आगे क्या जुड़ा हुआ है कार्बन, उससे भी क्या जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद OH। बस बॉन्ड ब्रेकिंग करो बस। अब कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की कम होती है ना। तो बॉन्ड ब्रेक करो -1 + 1 -1 + 1 +1 +1। कार्बन की 0 0, बताओ टोटल कितनी आ गई -3। इसी तरीके से इधर कर लो आप +1 -1 +1 -1, लेकिन ऑक्सीजन के साथ +1 और -1 इधर, तो इस कार्बन की माइनस माइनस और एक +1, बोलो -1 आ गई कि नहीं आ गई। तो एक -3 है और एक क्या है, तो -3 और -1 का एवरेज निकालो, -3 -1, टोटल कार्बन 2, तो -4/2। बोलो मैच हो गया कि नहीं हो गया, मैच हो गए दोनों। तो इसका मतलब सही आंसर निकाला हमने -3 और -1। ठीक है, ये वाला नोट कर लो, फिर मैं इसको हटाऊंगा रफ। यहां बताओ जरा -3 + 3 और पूरा 0। अच्छा चलो उसको भी देख लेते हैं। ये हटा दो, ये वाला हटा दो, चलो इसको हटा देता हूं। बनाओ पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। सी कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 1 2 3, फिर इसके बाद कार्बन, इसकी स्ट्रक्चर जानते हो COOH, ये आएगी। अच्छा पहले रूल के हिसाब से बताओ कितनी आ रही है कार्बन की 0, रूल के हिसाब से सबने निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन था हमारा CH3COOH, पहले रूल के हिसाब से कार्बन की x प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन की 1 प्लस x प्लस -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x 2x हो गया, ये कितना है 3, ये कितना हो गया -4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 -4 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना आ रहा है 0। और दोनों कार्बन की सेपरेट कितनी आ रही है CH। नेक्स्ट बताओ COOH। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक कराओ, बताओ क्या क्या आएगा -1 + 1, ये बॉन्ड ब्रेक कराओ -1 + 1, ये बॉन्ड ब्रेक कराओ +1 -1, इन दोनों को ब्रेक कराओगे तो कितना आ रहा आंसर -3 -3। अब देखो समझने वाली बात क्या है, यहां देखो। हाँ भाई अब इसको देखो, कोई आवाज नहीं करेगा। बताओ ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने CH3CH2 एथेनॉल की। तो इसका अच्छा हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानते हो, संकरण हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे निकालते हैं केमिकल बॉन्डिंग में हम निकालना सीखेंगे। तो अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालता हूं, आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं जो सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो 1 2 3 4 समेशन आया 4, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। इसका निकालो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, हाइब्रिडेशन क्या है, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है। लेकिन यहां नहीं है ऐसा, ध्यान से देखो आप, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, हाइब्रिडेशन
sp3। लेकिन अगर आप यहां देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई काउंट नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन, यहां समेशन है 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी कि यहां दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन सेम है। आप ब्रेकिंग करोगे 0-0 क्योंकि दोनों एटम सेम, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम। लेकिन यहां दोनों का एटम तो सेम है लेकिन हाइब्रिडेशन क्या है, अलग, sp3 अलग sp2, और इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp की, फिर इसके बाद sp2 की, और फिर इसके बाद, तो ये वाला कार्बन तो sp2 है, ये वाला कार्बन sp3 है, तो बताओ किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो यहां लिखोगे -1 और यहां लिखोगे +1, ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें। तो बताओ इस कार्बन की कितनी आ गई फिर, अब 3 तो -1 और एक +1, बोलो -2 आया कि नहीं आया। अब इसी तरीके से निकालो, -1 पहले से आ गया, -2 + 2, -1 + 1, इसका कितना आ गया, बोलो +2 आ गया कि नहीं आ गया, और एवरेज 0 आएगा कि नहीं आएगा, एक -2 एक +2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लो जरा। तो जहां भी, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, इससे हमें देखने को मिलता है जब भी सेम एटम के बीच में ब्रेकिंग कराओगे तो दोनों का हाइब्रिडेशन भी चेक करना जरूर। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराए ना मैंने, सब में हाइब्रिडेशन सेम है, चाहे आप चेक कर लो सल्फर वाले, जो चारों सल्फर एक साथ थे ना, चारों सल्फर का हाइड्रोजन चेक कर लो, सबका सेम है, देख लो चाहे आप चेक करके। इसलिए मैंने उनको ब्रेक कराते वक्त 0-0 लिखा है, क्योंकि वहां हाइड्रोजन चारों का सेम है। ठीक है, अभी हाइब्रिडेशन भी सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। एक लास्ट बच्चा है CH3, हाँ एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इसको हटा दो, इसको हटा दो, हाँ वो लिखो, इसको हटा दो, CH3CHO, दोनों पहले एवरेज बताओ फिर दोनों कार्बन। तो हाइब्रिडेशन भी चेक करना है सेम एटम में, तो हाइब्रिडेशन हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। एवरेज बताओ पहले, एवरेज कितनी आ रही है, -5 -1। अब स्ट्रक्चर बना लो जरा, कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3, और एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर तो जानते हो, COOH, बोलो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, और इसका क्या है, जहां डबल बॉन्ड आएगा वहीं काम खराब हो जाएगा, मतलब वहीं आपको अलर्ट हो जाना है। डबल बॉन्ड आते ही, डबल बॉन्ड आने का आपको, जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा ये आपको सिग्नल देगा कि भैया हाइब्रिडेशन निकाल लो, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे देखो 1 सिग्मा 2 3 4, हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, यहां कितना है, sp2। तो यानी कि जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इधर -1, इधर +1 -1 +1 -1 +1 -1, बताओ कितना आ रहा है, -2। इधर देखो -2 + 2 -1 +1, ये कितना आ जाएगा, 0। तो देखो ये मैच क्यों नहीं कर रहा भाई, अच्छा मैच तो कर रहा है, -2 और 0 का एवरेज निकालोगे तो -1 ही तो आएगा। ठीक है, एवरेज निकालो, -2 + 0 / 2, तो कितना आ गया, मैच कर गया, नहीं मैच कर गया। तो ये सारे क्वेश्चन हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, एक्सेप्शनल वाले, मतलब जो अलग क्वेश्चन है थोड़ा हटके, वो भी बता दिए, और सिंपल वाले भी बता दिए। तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ आगे हम फटाफट आगे देखते हैं, इसको हटा दूँ अब मैं, चलो। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे, चलो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जितना पीछे पढ़ा है बस उसी का डिफरेंस दिया हुआ है और कुछ नहीं है। फटाफट सारे पॉइंट पढ़ो जरा, सारा बता चुका हूं कि नहीं, पढ़ लो जरा, सारा बता चुका हूं। सारे पॉइंट क्लियर है क्या, कल सारे बता दिए थे, ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल, इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन, है ना, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, वर्ड याद भी कराया था, ऑयल वर्ड याद कर लो,
ऑक्सीडेशन कहता है आई लॉस, मैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का लॉस करता हूं, या फिर इंक्रीजिंग इन चार्ज, चार्ज में इंक्रीमेंट भी हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। सारे पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, Fe+2 से +3 कितना चार्ज है, यहां कितना है। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर से देखेंगे, +2 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर, +3 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो गई है तो ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज होगी तो रिडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा चेक करो, इसमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, इसमें कितनी आएगी, 6 आएगी, +6, इधर कितनी आएगी Mn की ऑक्सीडेशन नंबर, +7, तो 6 से 7 इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये सॉल्व किया हुआ है ना, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, +6 से +7। आगे देखो नेक्स्ट, I2 से 2I माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0, यहाँ कितनी है, -1, डिक्रीज हुई है तो रिडक्शन हो जाएगा, है ना, तो ये रिडक्शन है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है एटम की और चेक करना इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट हुआ तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीमेंट हुआ तो रिडक्शन। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, एक सिंपल एग्जांपल देखो आप पहले, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे। ये एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसकी मैंने वीडियो भी दिखाई थी शायद, जिंक की जगह आयरन था, है ना, तो यहां पर क्या जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर सॉलिड, AQ बोले तो एक्वस सॉल्यूशन, AQ बोले तो एक्वस, और ये सॉलिड। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां कॉपर की +2, यहां कुछ जिंक की, यहां कॉपर की, तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, +2 से 0 रिडक्शन। ठीक है जी। तो अब यहां पर ध्यान दो, ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, जिंक का, लेकिन कराया किसने है, कॉपर ने कराया ना। ये काम जो है भाई, जिंक 0 से +2 चला गया, किसने कराया, कॉपर ने कराया, तो ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का, कराया किसने, कॉपर ने, तो कॉपर कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिंक का जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो कॉपर की वजह से हुआ है, तो जो ऑक्सीडेशन कराता है या रिडक्शन कराता है उसको एजेंट बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि LIC का जो बीमा करते हैं उनको क्या बोला जाता है, LIC एजेंट। भैया आपने बीमा कराया LIC का, किससे करवाया, LIC एजेंट से, तो आपका बीमा हुआ तो सामने वाला क्या कहलाया, एजेंट। आपको तो बीमा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन कराएगा, सामने वाला, तो सामने वाला तो एजेंट हुआ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। कॉपर का +2 से 0 आ गया, रिडक्शन हुआ है, किसने कराया, जिंक ने कराया, तो जिंक क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बस ये है एजेंट वाला काम। ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो बन जाता है, उल्टे होते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन आएगी, बस आपको इसको ध्यान से देखना है। क्या लिखा हुआ है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस इन द, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका खुद का तो रिडक्शन हो रहा होगा ना, तो वो यही बोल रहा है। ठीक है। तो देखो, अ रिएजेंट दैट इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा, तभी तो उसका नाम एजेंट है। वह LIC एजेंट कौन होता है, जो सामने वाले का LIC बीमा कराता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा। ठीक है। एजेंट दैट इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर स्पीसीज, तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होगा तो ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है। या फिर दूसरी डेफिनेशन, अ रिएजेंट दैट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीसीज, जो सामने वाले को ऑक्सीडेशन कराएगा वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक एग्जांपल में मैंने आपको क्लियर कर दिया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो सामने वाले का क्या कराएगा, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का क्या कराएगा, इस चीज को दिमाग में रखो। LIC एजेंट सामने वाले का क्या कराता है, LIC बीमा, तो खुद क्या कहलाता है, LIC एजेंट।
तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले का क्या कराएगा, रिडक्शन, ठीक है ना। और रिडक्शन कब होता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट होता है। तो अ रिएजेंट दैट डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर स्पीसीज, सामने वाले की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन हुआ, तो खुद क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी डेफिनेशन सिंपल लिख सकते हो कि भाई सामने वाले का रिडक्शन करा रहा है तो वो खुद क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 10th में भी है, रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन वगैरह वगैरह ना। तो फटाफट देख लेते हैं क्या क्या टाइप होते हैं। एनसीईआरटी में हमारे सारे, बोलो कितने टाइप की होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिसप्रपोर्शनेशन और कम प्रपोर्शनेशन, ठीक है। अब इन पांचों को फटाफट देख लेते हैं, पांचों रिएक्शन होती क्या है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पढ़ो जरा डेफिनेशन। जिस रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में कंबाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो तो उसको रिएक्शन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ये बन गया। तो आप देखो ये दोनों कंबाइन होकर दोनों ने क्या बना लिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता चला, मैग्नीशियम 0 O2 0, यहाँ मैग्नीशियम +2 यहाँ -2, तो मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन हुई नहीं हुई, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखा रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या है, रिडक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इन दिस रिएक्शन Mg अंडरगोस ऑक्सीडेशन, NO2 अंडरगोस रिडक्शन। क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से देख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक रिएक्टेंट होगा और वो उसको हीट करते हैं और हीट करने पर वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पढ़ो डेफिनेशन, a redox reaction in which a molecule breaks into two or more components in which at least one of them is elemental form is called decomposition। डिकम्पोज होने के बाद जो मिलेगा उसमें से कम एक किस फॉर्म में होना चाहिए, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, जिसमें सेम टाइप के एटम हो, जैसे कि H2, O2, N2, ये सब एलिमेंट है। H2O कंपाउंड है, H2SO4 कंपाउंड है। तो जब एक से ज्यादा एटम रहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसको कंपाउंड बोला जाता है, और एक से एटम होते हैं तो उसको एलिमेंट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की शर्त यह है कि जब आप डिकम्पोज करो तो मिलने वाला कम से कम एक प्रोडक्ट एलिमेंट फॉर्म में होना चाहिए। है तो ये एलिमेंट फॉर्म N2, हाइड्रोजन भी है, 2 हो तो कोई बात नहीं, एक होना चाहिए कम से कम। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक रिएक्टेंट दिखाई दे रहा था, हमने इसको गर्म करा, गर्म करने पर किस में टूट गया, 2 में टूट गया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑक्स बताओ -1 से 0 हो गया हाइड्रोजन, तो ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। +1 से 0, ये क्या हो गया हमारा, रिडक्शन, ठीक है। अदर एग्जाम्पल भी देख सकते हो, ये रहा HgO को, मेटल ऑक्साइड को अगर हम गर्म करेंगे तो HgO, मैंने बताया भी था कि HgO और AgO ये 2 ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जिनका ऑक्साइड कभी भी स्टेबल नहीं होता है, थोड़ा सा गर्म करने पर किसमें टूट जाते हैं, मेटल प्लस ऑक्साइड। दोनों देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है कि नहीं है, चेक करो। एलिमेंट फॉर्म, एलिमेंट फॉर्म, एलिमेंट फॉर्म, ये तो लगभग सारी एलिमेंट फॉर्म मिल रही है, कम से कम एक जरूर मिलनी चाहिए प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, जिसमें एक टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया था कॉपर सल्फेट और उसके अंदर एक आयरन की नेल कील को डिप कर दिया था, तो थोड़ी देर बाद बॉटम में प्रेसिपिटेट मिला था, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एन आयन और एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक एटम दूसरे एटम से डिस्प्लेस होता हुआ नजर आएगा, है ना। 2 टाइप की होती है डिस्प्लेसमेंट, एक तो होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा,
एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा, ये है मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, तो जिंक इसके डिस्प्लेस करके खुद वहां पर लग जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, डिस्प्लेस का मतलब होता है एक की जगह किसी दूसरे का जाना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेस। तो यहां पर देखो क्या डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने कॉपर को हटा दिया है और सल्फेट के साथ खुद जाके लग गया, तो डिस्प्लेस हो गया ये पर, है ना। लेकिन कौन सी डिस्प्लेसमेंट है ये, मेटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेस करने वाला भी मेटल और डिस्प्लेस होने वाला भी मेटल, दोनों मेटल है। ठीक है, आगे देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपको दिख ही रहा होगा क्लियर कट। ये क्या है ऑक्सीडेशन, ये क्या है रिडक्शन। ठीक है, अदर एग्जांपल Cr2O3 2Al, तो आप देखो यहां पे क्रोमियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, तो एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को डिस्प्लेस किया, खुद जाकर वहां पर बैठ गया, तो क्या मिला Al2O3, क्रोमियम बाहर। तो एक मेटल ने दूसरे को मेटल को डिस्प्लेस किया, कौन सी रिएक्शन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, इसमें नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन डिस्प्लेस बाय एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो डिस्प्लेस होगा वो नॉन मेटल हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन। जैसे कि कैल्शियम तो मेटल है लेकिन डिस्प्लेस होने वाला हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, तो ये डिस्प्लेस हो गया, क्या बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन डिस्प्लेस, H2 बाहर निकल गया। इसी तरीके से आयरन H2 बाहर, खुद यहां पर जाकर बैठ जाएगा, तो मिलेगा क्या Fe2O3 और हाइड्रोजन बाहर। इसी तरीके से जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, खुद यहां पर जाकर बैठ जाएगा, हाइड्रोजन बाहर। तो इन सब में क्या है, इन सब में जो डिस्प्लेस होने वाली चीज है वो है हाइड्रोजन, जो कि नॉन मेटल है, और जो डिस्प्लेस कर रहे हैं वो मेटल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्प्लेस होने वाला क्या होगा, नॉन मेटल। मेटल डिस्प्लेसमेंट में दोनों मेटल है, डिस्प्लेस करने वाला भी और डिस्प्लेस होने वाला भी। यहां पर डिस्प्लेस होने वाला जो है वो नॉन मेटल और डिस्प्लेस करने वाला मेटल है। कौन से, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नहीं आती, वो दूसरी रिएक्शन में चली जाती है। ठीक है, देखेंगे हम उसको, वो हेलोजन में आता है केस। यहां देखो भाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, तो F2 कैन डिस्प्लेस द अदर हेलोजन फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, ये भी नॉन मेटल में आ सकती है, जो ये पूछ रहे थे। तो मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे या नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे, ये दोनों ही किस में आती है, नॉन मेटल के अंदर। तो फ्लोरीन जो होती है वो क्या करती है, क्लोरीन को डिस्प्लेस, ब्रोमीन को डिस्प्लेस और आयोडीन को डिस्प्लेस। तो देखो फ्लोरीन ने इसको डिस्प्लेस किया, खुद क्लोरीन बाहर, फ्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया, ब्रोमीन बाहर, है ना। क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे रिडॉक्स में, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सीरीज आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको सक्रियता श्रेणी बोलते हैं हिंदी में, वहां पर है इसका रीजन, है ना। तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही पढ़ना, वहां पर इसका रीजन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि फ्लोरीन ने क्लोरीन को डिस्प्लेस किया, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता है। OF2 वो अलग है रिएक्शन, वो तो अलग रिएक्शन है, वो यहां से कहां इसमें ऐड करवा रहे हो, ठीक है ना। अब देखो आपको फिलहाल ऐसे याद रखना है, याद करने का फिलहाल का तरीका, बाद में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि फ्लोरीन ने Cl को डिस्प्लेस किया। तो आपको याद रखना है कि कम एटॉमिक नंबर वाला हेलोजन हाई एटॉमिक नंबर वाले हेलोजन को डिस्प्लेस कर देगा। देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम होता है, क्लोरीन का ज्यादा होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। फ्लोरीन का कम, ब्रोमीन का ज्यादा है, ब्रोमीन डिस्प्लेस हो जाएगा। अब देखो क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका एटॉमिक नंबर कम है, क्लोरीन का, ज्यादा किसका है, तो आराम से डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ये रिएक्शन ऐसे लिखता हूं Cl2 प्लस KBr, ये आयनिक फॉर्म में लिखी हुई है, मतलब KBr की जगह क्या लिख दिया है, Br माइनस, तो सिंपल मिल जाएगा आपको Br माइनस अलग और क्या बन जाएगा KCl, अच्छा Br2 अलग और क्या बन जाएगा KCl। तो आपको ये याद रखना है कि कम एटॉमिक नंबर वाला हेलोजन ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले हेलोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसी तरीके से क्या मैं बोल सकता हूं, Br माइनस प्लस Ki, बताओ क्या क्या बनेगा, ब्रोमीन आयोडीन का ज्यादा एटॉमिक नंबर, बोलो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो क्या बनेगा KBr प्लस आयोडीन।
लेकिन क्या ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है? I माइनस प्लस KBr, बोलो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर तो आयोडीन से कम है, ये वाली पॉसिबल, ठीक है। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को डिस्प्लेस करेगा, है ना भाई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन तीनों को करेगा क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा है। मतलब क्लोरीन फ्लोरीन को करेगा क्या? नहीं। किसको करेगा? ब्रोमीन और ब्रोमीन किसको करेगा? आयोडीन के नीचे कुछ है नहीं तो आयोडीन किसी को भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। इसका लॉजिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां इसका लॉजिक हम पढ़ेंगे। तो ये भी किसमें आती है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस होने वाला भी नॉन मेटल और डिस्प्लेस करने वाला भी नॉन मेटल। तो जब दो नॉन मेटल हो तब भी नॉन मेटल होती है डिस्प्लेसमेंट, और जब डिस्प्लेस करने वाला मेटल हो और होने वाला नॉन मेटल तब भी वो क्या होती है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिपेंड किस पर कर रहा है? जो डिस्प्लेस हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट होगी या नॉन मेटल, ठीक है। ये हुआ हमारी, ठीक है। कलर बाद में देखेंगे। द लिबरेशन ऑफ Br2I2 कैन बी ऑब्जर्व बाय द कलर ऑफ सॉल्यूशन। Br2 रेडिश ब्राउन कलर की होती है, आयोडीन वायलेट का। पता चल जाएगा आपको, अगर कलर निकलेगा तो तुरंत समझ जाओगे यहां से ब्रोमीन निकली और यहां से आयोडीन निकली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अच्छा, इसीलिए क्योंकि फ्लोरीन सबको डिस्प्लेस कर देता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर ही बेस्ड है सारी चीजें, ठीक है। आगे देखो कौन सी रिएक्शन है अब? डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का क्या होगा? रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हिंदी में नहीं पता यार, मुझे भूल गया क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, अनुकर्म ऐसी कुछ बोलते हैं, अनुकर्मानुपाती, पता नहीं, देख चेक कर लेना हिंदी में ना। यहां देखो ऑक्सीजन की कितनी है यहाँ पर? -1, क्योंकि ये पेरोक्साइड है, H2O2 पेरोक्साइड में -1 होती है ना। तो अगर भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, रूल लगाओ, 2 इंटू हाइड्रोजन की कितनी है? 1 + 2 इंटू ऑक्सीजन की x = 0, तो -1 आएगी नहीं आएगी? यहाँ ऑक्सीजन की कितनी है? -2, वाटर में तो -2 होती है, और O2 में कितनी है? 0। देखो एक बार रिडक्शन और एक बार, तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, रिएक्शन क्या कहलाएंगी? ठीक है। तो यानी कि एक एलिमेंट दो ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा होगा तो ये कहलाएगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये है रिडक्शन और ये है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम ये वाली रिएक्शन देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लोरीन क्या है? 0, यहाँ पर क्लोरीन क्या है? +1, यहाँ पर क्या है? -1, है ना, ये Cl-1। तो एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन, तो कौन सी रिएक्शन? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि F2 does not undergo disproportionation reaction as it exhibit only one oxidation state of -1 its compound because in element state F2 oxidation state 0। देखो फ्लोरीन की दो ही ऑक्सीडेशन नंबर हैं, या तो 0 होगा, 0 होगा जब F2 होगा, -1 तब होगा जब किसी के साथ होगा, जैसे HF वगैरह कंपाउंड में हो। तो डिसप्रपोर्शनेशन के लिए कम से कम 3 ऑक्सीडेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि एक तो उसकी होगी और दो अलग अलग में वो जा रहा होगा, तो कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का होना जरूरी है उस एलिमेंट के द्वारा जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो फ्लोरीन की 2 ऑक्सीडेशन नंबर के अलावा कोई पॉसिबल है भाई? 0 और -1 के अलावा फ्लोरीन की +1 देखी हो आपने, +2 कहीं देखा है? कहीं फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई है ही नहीं। तो क्या फ्लोरीन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा क्या? कम से कम 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना तो जरूरी है डिसप्रपोर्शनेशन के लिए, तो इसलिए फ्लोरीन क्या करता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देता। तो वही चीज लिखी है यहाँ पर, है ना, जो मैंने बोली है, ठीक है। आगे देखो कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा है। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है? एक एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन में जाता है, जबकि कम प्रपोर्शनेशन में दो एक में चले जाते हैं। उसका उल्टा है, बिल्कुल रिवर्स। यहां लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है? इट इज द रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
डिस्प्रोपोर्शन में क्या है, 1 2 में जाएगा और कम में 2 1 में आएंगे, बस उसका उल्टा है, बस और कुछ नहीं है। तो यहां पे देखो एग्जांपल देखो, AG एक बार +2 में और एक बार 0 में है, तो देखो 0 से +1, ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन, +2 से +1 ये क्या हुआ रिडक्शन। देखो 2 ऑक्सीडेशन नंबर 1 ऑक्सीडेशन नंबर में जा रही है कि नहीं जा रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी, कम प्रपोर्शनेशन। फिर बता रहा हूं डिस्प्रपोर्शनेशन में 1 जाता है 2 अलग अलग में और कम में जाता है 2 1 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 1 में जा रही है, तो ये हमारा कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इससे पहले हम 2 क्वेश्चन करेंगे, उनका आंसर बताना। चलो नोट करो ये क्वेश्चन, सभी नोट करेंगे, बैलेंसिंग बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन नोट करो। अच्छा टाइम भी पूरा हो गया, बस ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट। विच ऑफ दी, मुश्किल से 2 इस हफ्ते ही पूरा हो जाएगा, 2 या 3 दिन और लगेंगे, हाँ खत्म हो जाएगा। विच ऑफ दी, कल बैलेंसिंग बता दूंगा और फिर इक्विवेलेंट वेट और नॉर्मेलिटी, हो सकता है कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। विच ऑफ दी फॉलोइंग, नोट करो भाई सभी, रिएक्शन, हाँ कल तो है नहीं मेरी शायद, रिएक्शन मतलब नेक्स्ट टर्न पे हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। इज द, हाँ भाई नोट करो उसको, मेटल, सभी आंसर करेंगे भाई इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन ए 2Pb, सभी नोट करेंगे इसको, NO3 को ऑल्टवाइज 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। सभी अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे ताकि लास्ट टाइम पर फटाफट आप रिवाइज कर सकें पेपर आने के बाद, ठीक है। 2KClO3, और ये सारे क्वेश्चन भी नोट्स में होने चाहिए जो मैं बता रहा हूं, यहां पर अलग से करवाता हूं। 3O2, सी ऑप्शन Cr2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस, हाँ ये ऑप्शन है, और क्या है ये ऑप्शन ही तो है, अभी तक ये नहीं पता नीट में क्या आता है, तो फिर क्या कर रहे हो भाई। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, नोट कर लो फिर बताओ जरा। सी आएगा, अच्छा हाँ भाई बताओ कितना आएगा, डी, कौन कौन सा ऑप्शन आएगा ये बताओ, आगे वाली आगे लो, सी, तुम बताओ भाई, सी ऑप्शन, सी आएगा, अभी तो बताया। और जो सी ऑप्शन है क्या इस स्लाइड में था नहीं था, क्रोमियम एल्यूमिनियम, नीट 2021, देखो मैंने पिछले साल भी स्लाइड में पढ़ाया था ये, अब देखो स्लाइड में था क्वेश्चन, नीट 2021 का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो फटाफट, ये हटा दूं, हाँ भाई कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, चलो लास्ट क्वेश्चन और कर लो। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ भाई उसको नोट करो यार, नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, CH4 प्लस 4Cl2 CCl4 प्लस 4HCl, ऑप्शन ए -42 प्लस 4, ऑप्शन बी 02 प्लस 4, सी -42 +42 -42, अब बताओ, सी वाला, और बोलो
कौन सा ऑप्शन है बताओ? हाँ बिल्कुल सही है, 2000 नीट 2020। अब आप देख सकते हैं नीट का लेवल क्या है ना, आपको दिख रहा होगा नीट का लेवल। CH4 में कार्बन -4 निकाल सकते हैं, और यहां पर कार्बन, तो सी ऑप्शन। आज के लिए इतना ही, ये कर दो, एंड कर दो। हाँ भाई, नीट के क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं? बस